CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गंगा। पृष्ठ संख्या 120। पाठ 7। मैं और मेरा देश। पृष्ठ के बाईं ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप पाठ से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं तरफ लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का चित्र दिया गया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ था। कन्हैयालाल मिश्र का मुख्य कार्यक्षेत्र पत्रकारिता था। उन्होंने नया जीवन और विकास पत्रों का संपादन किया। प्रारंभ से ही स्वतंत्रता संग्राम एवं सामाजिक कार्यों में भाग लेने के कारण उन्हें अनेक बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले अनेक निबंध लिखे। अपनी उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाओं के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके संस्मरणात्मक निबंध संग्रह दीप जले शंख बजे, जिंदगी मुस्कुराई, दोबारा पढ़ता हूं, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, क्षण बोले कण मुस्काए, कारवां आगे बढ़े, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार और आकाश के तारे धरती के फूल गहन मानवतावादी दृष्टिकोण और जीवन दर्शन के परिचायक हैं। सन 1995 में उनका निधन हो गया। पृष्ठ के निचले हिस्से में एक मंजूषा दी गई है, जिसमें प्रस्तुत निबंध का संक्षिप्त सार दिया गया है। प्रस्तुत है पाठ परिचय। मैं और मेरा देश एक ऐसी रचना है जो व्यक्ति और राष्ट्र के अविभाज्य संबंध को गहराई से स्थापित करती है। इस निबंध के अनुसार व्यक्ति की पूर्णता उसकी निजता में ही नहीं होती, बल्कि उसके परिवार, क्षेत्र विशेष और राष्ट्र की पहचान तक से जुड़ी होती है। व्यक्ति द्वारा किया गया हर कार्य उसकी पहचान के साथ साथ उसके परिवार, क्षेत्र और राष्ट्र से भी जुड़ा होता है। इसी विचार से लेखक यह निष्कर्ष निकालता है कि देश का सम्मान और नागरिक का सम्मान एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े होते हैं। निबंध में नागरिक के अधिकार, उसके कर्तव्य और देश की उन्नति तथा कुशल नेतृत्वकर्ता कैसा हो, इस पर भी विचार किया गया है। लेखक इस बात पर बल देता है कि देश के लिए हर एक नागरिक महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है, यदि वह देश के शक्ति बोध और सौंदर्य बोध को हानि ना पहुंचाकर सशक्त करता है। पृष्ठ संख्या 121। मैं और मेरा देश। मैं अपने घर में जन्मा था, पला था। अपने पड़ोस में खेलकर पड़ोसियों का ममता दुलार पा बड़ा हुआ था। अपने नगर में घूम फिरकर वहां के विशाल समाज का संपर्क पा, वहां के संचित ज्ञान भंडार का उपयोग कर उसे अपनी सेवाओं का दान दे, उसकी सेवाओं का सहारा पा और इस तरह एक मनुष्य से भरा पूरा नगर बनकर मैं खड़ा हुआ था। मैं अपने नगर के लोगों का सम्मान करता था, वे भी मेरा सम्मान करते थे। मुझे बहुतों की अपने लिए जरूरत पड़ती थी, मैं भी बहुतों की जरूरत का उनके लिए जवाब था। इस तरह मैं समझ रहा था कि मैं अपने में अब पूरा हो चुका हूं, पूरा फैल गया हूं, पूरा मनुष्य हो गया हूं। मैं सोचा करता था कि मेरी मनुष्यता में अब कोई अपूर्णता नहीं रही। मुझे अब कुछ न चाहिए,
जो चाहिए वह सब मेरे पास है। मेरा घर, मेरा पड़ोस, मेरा नगर और मैं। वाह, कैसी सुंदर, कैसी संगठित और कैसी पूर्ण है मेरी स्थिति। एक दिन आनंद की इस दीवार में एक दरार पड़ गई और तब मुझे सोचना पड़ा कि अपने घर, अपने पड़ोस, अपने नगर की सीमाओं में ममता, सहारा, ज्ञान और आनंद के उपहार पाकर भी मेरी स्थिति एकदम हीन है, और हीन भी इतनी कि मेरा कहीं भी और कोई भी अपमान कर सकता है, एक मामूली अपराधी की तरह। और मुझे यह अधिकार नहीं कि मैं उस अपमान का बदला लेना तो दूर रहा, उसके लिए कहीं अपील या दया प्रार्थना ही कर सकूं। क्या कोई भूकंप आया था जिससे दीवार में दरार पड़ गई? बड़े महत्व का प्रश्न है, इस अर्थ में भी कि यह बात को खिलने का, आगे बढ़ने का अवसर देता है, और इस अर्थ में भी कि ठीक समय पर पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में एक अपूर्व आनंद आता है। तो उत्तर यह है आपके प्रश्न का, जी हाँ, एक भूकंप आया था जिससे दीवार में दरार पड़ गई। और लीजिए, आपको कोई नया प्रश्न ना पूछना पड़े, इसलिए मैं अपनी ओर से ही कह रहा हूं कि यह दीवार थी मानसिक विचारों की। इसलिए यह भूकंप भी किसी प्रांत या प्रदेश में नहीं उठा, मेरे मानस में ही उठा था। पृष्ठ संख्या 122। हाँ जी, मानस में भूकंप उठा था, और भूकंप में क्या कोई धरती थोड़े ही हिली थी, आकाश थोड़े ही कांपा था। एक तेजस्वी पुरुष का अनुभव ही वह भूकंप था जिसने मुझे हिला दिया। वे तेजस्वी पुरुष थे स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। अपने महान राष्ट्र की पराधीनता के दीन दिनों में जिन लोगों ने अपने रक्त से गौरव के दीपक जलाए और जो घोर अंधकार और भयंकर बवंडरों के झकझोरों में जीवन भर खेल उन दीपकों को बुझने से बचाते रहे, उन्हीं में एक थे लाला जी। उनकी कलम और वाणी दोनों में तेजस्विता की अद्भुत किरणें थीं। वे उन्हीं दिनों सारे संसार में घूमे थे। उनके व्यक्तित्व के गठन में उनके परिवार, उनके पास पड़ोस और उनके नगर ने अपने सर्वोत्तम रत्नों की ज्योति उन्हें भेंट दी थी। अजी क्या बात थी उनके व्यक्तित्व की, क्या देखने में, क्या सुनने में। वे एक अपूर्व मनुष्य थे। कौन था दुनिया में जिस पर वे मिलते ही छा न जाते। पर संसार के देशों में घूमकर वे अपने देश में लौटे तो उन्होंने अपना सारा अनुभव एक ही वाक्य में भरकर बिखेर दिया। वह अनुभव ही तो वह भूकंप था जिसने मेरी पूर्णता को एक ही ठसक में अपूर्णता की कसक से भर दिया। उनका वह अनुभव था कि मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया और संसार के दूसरे देशों में भी घूमा, पर जहां भी मैं गया, भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक मेरे माथे पर लगा रहा। क्या सचमुच यह अनुभव एक मानसिक भूकंप नहीं है, जो मनुष्य को झकझोर कर कहे कि किसी मनुष्य के पास संसार के ही नहीं, यदि स्वर्ग के भी सब उपहार और साधन हो, पर उसका देश गुलाम हो या किसी भी दूसरे रूप में हीन हो, तो वे सारे उपहार और साधन उसे गौरव नहीं दे सकते। इस अनुभव की छाया में मैं सोचता हूं कि मेरा कर्तव्य है कि मुझे निजी रूप में सारे संसार का राज्य भी क्यों ना मिलता हो, मैं कोई ऐसा काम न करूं जिससे मेरे देश की स्वतंत्रता को, दूसरे शब्दों में उसके सम्मान को धक्का पहुंचे, उसकी किसी भी प्रकार की शक्ति में कमी आए। साथ ही उसके एक नागरिक के रूप में मेरा यह अधिकार भी है कि अपने देश के सम्मान का पूरा पूरा भाग मुझे मिले और उसकी
शक्तियों से अपने सम्मान की रक्षा का मुझे जहां भी मैं हूं भरोसा रहे। अजी, भला एक आदमी अपने इतने बड़े देश के लिए कर ही क्या सकता है? फिर कोई बड़ा वैज्ञानिक हो तो वह अपने आविष्कार से ही देश को कुछ बल दे, या फिर कोई बहुत बड़ा धनपति हो तो वह अपने धन का भामाशाह की तरह समय पर त्याग कर ही कुछ काम आ सकता है। पर हर एक आदमी न तो ऐसा वैज्ञानिक ही हो सकता है, न धनिक ही। फिर जो बेचारा अपनी ही दाल रोटी की फिक्र में लगा हुआ हो, वह अपने देश के लिए चाहते हुए भी क्या कर सकता है? पृष्ठ संख्या 123। आपका प्रश्न विचारों को उत्तेजना देता है, पर इसमें भी संदेह नहीं कि इसमें जीवन शास्त्र का घोर अज्ञान भी भरा हुआ है। अरे भाई, जीवन कोई आपके मुन्ने की गुड़िया थोड़े ही है कि आप कह सकें कि बस यह है, इतना ही है। वह तो एक विशाल समुंदर का तट है जिस पर हर एक अपने लिए स्थान पा सकता है। लो, एक और बात बताता हूं आपको। जीवन को दर्शन शास्त्रियों ने बहुमुखी बताया है। उसकी अनेक धाराएं हैं। सुना नहीं आपने कि जीवन एक युद्ध है, और युद्ध में लड़ना ही तो काम नहीं होता। लड़ने वालों को रसद ना पहुंचे तो वे कैसे लड़ें? किसान ही खेती ना उपजाए तो रसद पहुंचाने वाले क्या करें? और लो, जाने दो बड़ी बड़ी बातें। युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है। जय बोलने वालों का? हाँ जी, युद्ध में जय बोलने वालों का भी बहुत महत्व है। कभी मैच देखने का अवसर मिला ही होगा आपको। देखा नहीं आपने कि दर्शकों की तालियों से खिलाड़ियों के पैरों में बिजली लग जाती है और गिरते खिलाड़ी उभर जाते हैं। कवि सम्मेलनों और मुशायरों की सारी सफलता दाद देने वालों पर ही निर्भर करती है। इसलिए मैं अपने देश का कितना भी साधारण नागरिक क्यों ना हूं, अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, यह कहावत अपने अनुभव के आधार पर ही आपसे कह रहा हूं कि 100% झूठ है। इतिहास साक्षी है। बहुत बार अकेले चने ने ही भाड़ फोड़ा है, और ऐसा फोड़ा है कि भाड़ खील खील ही नहीं हो गया, उसका निशान तक ऐसा छूमंतर हुआ कि कोई यह भी न जान पाया कि वह बेचारा आखिर था कहां। मैं जानता हूं इतिहास की गहराइयों में उतरने का समय नहीं है, पर दो छोटी कहानियां तो सुन ही सकते हैं आप। और कहानियां भी न प्रेमचंद की हैं न अंतोन चेखव की। दो युवकों के जीवन की दो घटनाएं हैं, पर उन दो घटनाओं में वह गांठ इतनी साफ है जो नागरिक और देश को एक साथ बांधती है कि आप दो बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर भी उसे इतना साफ नहीं देख सकते। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले, और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। पृष्ठ संख्या 124। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो वहां भी उन्होंने फलों की खोज की, पर वे पा न सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह अपनी बात बीच में छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे यानी ताजा फल लाया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको ताजा फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा कि यह कोई फल बेचने वाला है और उनके दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो वह यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से
यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। और वे क्या मुग्ध हो गए! उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव जाने कितना बढ़ा दिया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान आप दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगा सकते हैं। एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ने को लाया जिसमें कुछ दुर्लभ चित्र थे। ये चित्र इस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिए और पुस्तक वापस कराया। किसी जापानी विद्यार्थी ने यह देख लिया और पुस्तकालय को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। मामला यहीं तक रहता तो कोई बात न थी, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। पर मामला यहीं तक न रुका और पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस देश का जिसका वह विद्यार्थी था, कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। पृष्ठ के बाईं ओर रेलवे प्लेटफॉर्म का एक चित्र दिया गया है जिसमें जापानी नवयुवक स्वामी रामतीर्थ को ताजा फल भेंट कर रहा है। पृष्ठ संख्या 125। मतलब साफ है, एकदम साफ, कि जहां एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं एक युवक ने अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा। इन घटनाओं से क्या यह स्पष्ट नहीं होता है कि हरेक नागरिक अपने देश के साथ बंधा हुआ है और देश की हीनता और गौरव का ही फल उसे नहीं मिलता, उसकी हीनता और गौरव का फल भी उसके देश को मिलता है। मैं अपने देश का नागरिक हूं और मानता हूं कि मैं अपना देश हूं। जैसे मैं अपने लाभ और सम्मान के लिए हरेक छोटी छोटी बात पर ध्यान देता हूं, वैसे ही मैं अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूं। यह मेरा कर्तव्य है। और जैसे मैं अपने सम्मान और साधनों से अपने जीवन में सहारा पाता हूं, वैसे ही देश के सम्मान और साधनों से भी सहारा पाऊं। यह मेरा अधिकार है। बात यह है कि मैं और मेरा देश दो अलग चीजें तो हैं ही नहीं। मैंने जो कुछ जीवन में अध्ययन और अनुभव से सीखा है, वह यही है कि महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं है, उस कार्य के करने की भावना में है। बड़े से बड़ा कार्य हीन है यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है, और छोटे से छोटा कार्य भी महान है यदि उसके पीछे अच्छी भावना है। महान कमाल पाशा उन दिनों अपने देश तुर्की के राष्ट्रपति थे। राजधानी में अपनी वर्षगांठ का उत्सव समाप्त कर जब वे अपने भवन में ऊपर चले गए तो एक देहाती बूढ़ा उन्हें वर्षगांठ का उपहार भेंट करने आया। सेक्रेटरी ने कहा, अब तो समय बीत गया है। बूढ़े ने कहा, मैं 30 मील से पैदल चलकर आ रहा हूं, इसलिए मुझे देर हो गई। राष्ट्रपति तक उसकी सूचना भेजी गई। कमाल पाशा विश्राम के वस्त्र बदल चुके थे। वे उन्हीं कपड़ों में नीचे चले आए और उन्होंने बूढ़े किसान का उपहार स्वीकार किया। यह उपहार मिट्टी की छोटी हंडिया में पाव भर शहद था, जिसे बूढ़ा स्वयं तोड़कर लाया था। पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें कमाल पाशा बूढ़े किसान को अपनी उंगली से शहद खिला रहे हैं। पृष्ठ संख्या 126। कमाल पाशा ने हंडिया को स्वयं खोला और उसमें से
2 उंगलियां भरकर चाटने के बाद तीसरी उंगली शहद में भरकर बूढ़े के मुंह में दे दी। बूढ़ा निहाल हो गया। राष्ट्रपति ने कहा, दादा, आज सर्वोत्तम उपहार तुमने ही मुझे भेंट किया, क्योंकि इसमें तुम्हारे हृदय का शुद्ध प्यार है। उन्होंने आदेश दिया कि राष्ट्रपति की शाही कार में शाही सम्मान के साथ उनके दादा को गांव तक पहुंचाया जाए। क्या यह शहद बहुत कीमती था? क्या उसमें मोती, हीरे मिले हुए थे? ना, उस शहद के पीछे उसके लाने वाले की भावना थी, जिसने उसे 100 लालों का एक लाल बना दिया। हमारे देश में भी एक ऐसी ही घटना घटी थी। एक किसान ने रंगीन सुतलियों से एक खाट बुनी और उसे रेल में रखकर वह दिल्ली लाया। दिल्ली स्टेशन से उस खाट को अपने कंधे पर रखे वह भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की कोठी पर पहुंचा। पंडित जी कोठी से बाहर आए तो वह खाट उसने उन्हें दी। पंडित जी को देखकर वह इतना भावमुग्ध हो गया कि मुंह से कुछ कह ही ना सका। पंडित जी ने पूछा कि क्या चाहते हो तुम? उसने कहा, यही कि आप इसे स्वीकार करें। प्रधानमंत्री ने उसका यह उपहार स्वीकार ही नहीं किया, अपना एक फोटो दस्तखत कर उसे स्वयं उपहार में दिया। दस्तखती फोटो के लिए देश के बड़े बड़े लोग, विद्वान और धनी तरसते हैं। वह क्या उस मामूली खाट के बदले में दिया गया था? ना, वह तो उस खाट वाले की भावना का ही सम्मान था। क्यों जी? हम यह कैसे जान सकते हैं कि हमारा काम देश के अनुकूल है या नहीं? वाह, क्या सवाल पूछा है आपने। सवाल क्या, बातचीत में आपने तो एक कीमती मोती ही जड़ दिया यह। पर इसके उत्तर में सिर्फ हाँ या ना से काम न चलेगा, मुझे थोड़ा विवरण देना पड़ेगा। हम अपने कार्यों को देश के अनुकूल होने की कसौटी पर कसकर चलने की आदत डालें। यह बहुत उचित है, बहुत सुंदर है, पर हम इसमें तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि हम अपने देश की भीतरी दशा को ठीक से न समझ लें और उसे हमेशा अपने सामने न रखें। हमारे देश को 2 बातों की सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरत है, एक शक्ति बोध और दूसरा सौंदर्य बोध। बस हम यह समझ लें कि हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो देश में कमजोरी की भावना को बल दे या कुरुचि की भावना को ही। जरा अपनी बात को और स्पष्ट कर दीजिए। यह आपकी राय है और मैं इससे बहुत ही खुश हूं कि आप मुझसे यह स्पष्टता मांग रहे हैं। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है और गड़बड़ है, बड़ी परेशानी है? साथ ही इन स्थानों में या इसी तरह के दूसरे स्थानों में आप कभी अपने देश के साथ दूसरे देशों की तुलना करते हैं और इस तुलना में अपने देश को हीन और दूसरे देश को श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है? पृष्ठ संख्या 127। यदि इस प्रश्न का उत्तर हां है तो आप देश के शक्ति बोध को भयंकर चोट पहुंचा रहे हैं और आपके हाथों देश के सामूहिक मानसिक बल का ह्रास हो रहा है। सुनी है आपने शल्य की बात? वह महाबली कर्ण का सारथी था। जब भी कर्ण अपने पक्ष के विजय की घोषणा करता, हुंकार भरता, वह अर्जुन की अजेयता का एक हल्का सा उल्लेख कर देता। बार बार के इस उल्लेख ने कर्ण के सघन आत्मविश्वास में संदेह की तरेड़ डाल दी, जो उसके मन में भावी पराजय की नींव रखने में सफल हो गई। अच्छा, आप इस तरह की चर्चा कभी नहीं करते, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूं। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? मुंह से
गंदे शब्दों में गंदे भाव प्रकट करते हैं, इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं, अपना घर, दफ्तर, गली गंदा रखते हैं, होटलों, धर्मशालाओं में या ऐसे ही दूसरे स्थानों में, जीनों में, कोनों में पीक थूकते हैं, उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं, और इसी तरह किसी भी रूप में क्या सुरुचि और सौंदर्य को आपके किसी काम से ठेस लगती है? यदि आपका उत्तर हां है, तो आपके द्वारा देश के सौंदर्य बोध को भयंकर आघात लग रहा है और आपके द्वारा देश की संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। क्या कोई ऐसी कसौटी भी बनाई जा सकती है जिससे देश के नागरिकों को आधार बनाकर देश की उच्चता और हीनता को हम तोल सकें? लीजिए, चलते चलते आपको इस प्रश्न का भी उत्तर दे ही दूं। इस उच्चता और हीनता की कसौटी है चुनाव। जिस देश के नागरिक यह समझते हैं कि चुनाव में किसे अपना मत देना चाहिए और किसे नहीं, वह देश उच्च है। जहां के नागरिक गलत लोगों के उत्तेजक नारों या व्यक्तियों के गलत प्रभाव में आकर मत देते हैं, वह हीन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा यानी हरेक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह जब भी कोई चुनाव हो, ठीक मनुष्य को अपना मत दें, और मेरा अधिकार है कि मेरा मत लिए बिना कोई भी आदमी, वह संसार का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष ही क्यों ना हो, किसी अधिकार की कुर्सी पर न बैठ सके। पृष्ठ संख्या 128। अभ्यास। पहला शीर्षक रचना से संवाद। पहला उपशीर्षक मेरे उत्तर मेरे तर्क। दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। प्रश्न 1। एक दिन आनंद की इस दीवार में दरार पड़ गई। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द दरार किस ओर संकेत करता है? क, पूर्णता के भाव की तुष्टि। ख, पारस्परिक संबंध टूटने की स्थिति। ग, पूर्णता के भाव पर प्रहार। घ, सुख सुविधाओं का अभाव। दूसरा प्रश्न, निबंध में कहा गया है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में एक अपूर्व आनंद आता है। लेखक को किस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में आनंद की अनुभूति होती है? क, बात को विस्तार देने वाले प्रश्नों का। ख, बात का निष्कर्ष प्रस्तुत करने वाले प्रश्नों का। ग, बिना किसी संदर्भ के पूछे गए प्रश्नों का। घ, किसी की समझ का आकलन करने वाले प्रश्नों का। तीसरा प्रश्न, अपने महान राष्ट्र की पराधीनता के दीन दिनों में जिन लोगों ने अपने रक्त से गौरव के दीपक जलाए। इस वाक्य में पराधीनता के दिनों को दीन कहा गया है क्योंकि पराधीन भारत में क, भोजन, आवास और वस्त्र जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। ख, लोगों के आत्मसम्मान और गौरव की भावना का दमन होता था। ग, महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी। घ, धार्मिक रीति रिवाजों को मनाने पर रोक लगाई जाती थी। चौथा प्रश्न, निबंध के अनुसार मनुष्य साधन संपन्न होते हुए भी गौरव का अनुभव नहीं कर सकते यदि क, उन्हें विदेश भ्रमण के अवसर न मिलें। ख, उनका देश किसी दूसरे के अधीन हो। ग, उनके नगर की शासन प्रणाली कमजोर हो। घ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता हो। पृष्ठ संख्या 129। पांचवा प्रश्न, पर उन दो घटनाओं में वह गांठ इतनी साफ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द गांठ किन दो बातों को
साथ बांधती है। क, देश और नागरिक। ख, देश और संविधान। ग, देश और विदेश। घ, व्यवसाय और आजीविका। छठा प्रश्न, प्रस्तुत निबंध में मुख्यतः कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? क, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। ख, पारिवारिक संबंधों का महत्व। ग, व्यक्ति और देश का अंतर संबंध। घ, देश का महत्व और व्यक्ति की उपेक्षा। मेरी समझ, मेरे विचार। दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, स्वामी रामतीर्थ फल देने वाले युवक का उत्तर सुनकर मुग्ध क्यों हो गए? दूसरा प्रश्न, जापान के युवक ने स्वामी रामतीर्थ को दिए गए फलों के मूल्य के रूप में क्या मांगा? आपके मन में उस युवक के व्यक्तित्व की कौन सी छवि उभरती है, यह भी लिखिए। तीसरा प्रश्न, बात यह है कि मैं और मेरा देश दो अलग चीज तो हैं ही नहीं। स्वयं को देश से अलग न मानने के पीछे क्या तर्क हो सकते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तीसरा उपशीर्षक, मेरे अनुभव, मेरे विचार। प्रश्न 1, देश की हीनता और गौरव का ही फल उसे नहीं मिलता, उसकी हीनता और गौरव का फल भी उसके देश को मिलता है। अपने आसपास के विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2, मुझे बहुतों की अपने लिए जरूरत पड़ती थी, मैं भी बहुतों की जरूरत का उनके लिए जवाब था। इस वाक्य के आधार पर आपके लिए प्रश्न हैं। क, प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक आप अपने किन किन कार्यों में किस किस का क्या सहयोग लेते हैं और आप दूसरों को किस तरह का सहयोग देते हैं? अपने अनुभव लिखिए। ख, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द बहुतों में कौन कौन सम्मिलित होंगे? अनुमान के आधार पर लिखिए। पृष्ठ संख्या 130। ग, रचनाकार को स्वयं के लिए दूसरे लोगों से किस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ती होगी और वह दूसरों को किस प्रकार का सहयोग देता होगा? अनुमान के आधार पर लिखिए। प्रश्न 3, सुना नहीं आपने कि जीवन एक युद्ध है और युद्ध में लड़ना ही तो काम नहीं होता। इस वाक्य में रेखांकित अंश है, युद्ध में लड़ना ही तो काम नहीं होता। इस वाक्य के आधार पर आपके लिए प्रश्न हैं। क, इस वाक्य के रेखांकित अंश युद्ध में लड़ना ही तो काम नहीं होता के आधार पर लिखिए कि देश की प्रगति, विकास एवं सुरक्षा के प्रति हम सभी के क्या क्या दायित्व हैं। अपने उत्तर को विस्तार देने के लिए अपने घर या पास पड़ोस के बड़ों और अध्यापक से चर्चा करके लिखिए। ख, अपने पास पड़ोस में विचरने वाले पशु पक्षियों की जीवनचर्या के बारे में जानिए और उस जानकारी के आधार पर लिखिए कि आप उनके संघर्षों को किस रूप में देखते हैं। संकेत, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में दी गई कहानी दो बैलों की कथा के मुख्य पात्रों के अनुभवों को भी आधार बना सकते हैं। ग, इस निबंध में जीवन को युद्ध क्यों कहा गया है? आप अपने घर के बड़ों से इस विषय पर चर्चा करके उनके और अपने विचार लिखिए। घ, देश की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा सैनिक करते हैं। इसी तरह हमारे आसपास हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक लोग कार्यरत हैं। ये कौन कौन लोग हैं और उनके लिए आप
क्या क्या कर सकते हैं। प्रश्न 4। अपने पड़ोस में खेलकर पड़ोसियों की ममता दुलार पा बड़ा हुआ था। पाठ की इस पंक्ति के आधार पर लिखिए कि पास पड़ोस के लोगों में किस तरह के पारस्परिक संबंध रहे होंगे। ख। वर्तमान समय में ऐसे संबंधों में किस तरह के परिवर्तन आए हैं और इनके क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। प्रश्न 5। क्या सुरुचि और सौंदर्य को आपके किसी काम से ठेस लगती है? अपने घर, विद्यालय के आसपास, सार्वजनिक संसाधनों और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की स्वच्छता एवं सौंदर्य को बनाए रखने के लिए आप और आपके सहपाठी संबंधी क्या-क्या करते हैं? प्रश्न 6। मैं कोई ऐसा काम न करूं जिससे मेरे देश की स्वतंत्रता को, दूसरे शब्दों में उसके सम्मान को धक्का पहुंचे। देश के सम्मान को धक्का न पहुंचे, इसके लिए क्या करें और क्या नहीं करें? अपने अपने समूह में इसकी चर्चा कीजिए और चर्चा से उभरे बिंदुओं को प्रातःकालीन सभा में पढ़कर सुनाइए। पृष्ठ संख्या 131। चौथा उपशीर्षक मेरे प्रश्न। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में एक अपूर्व आनंद आता है। निबंध के इस संदर्भ से आपके लिए 2 प्रश्न बनाए गए हैं। क। रचनाकार को किस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में आनंद आता है? ख। आपको किस तरह के प्रश्नों को बूझना रोचक लगता है? अब इस निबंध के आलोक में मंजूषा में दी गई सामग्री को पढ़कर 3 प्रश्न बनाइए और लिखिए। पठित गद्यांश है। यह सोचना एकदम निराधार है कि केवल संपन्न व्यक्ति ही देश की प्रगति और विकास में योगदान दे सकते हैं। देश की सुरक्षा का विषय हो अथवा ऐश्वर्य व संपन्नता का, सभी नागरिकों का अपनी ही तरह से योगदान होता है। हम सब नागरिक अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम यदि कुछ भी गलत करते हैं तो उससे अपनी छवि ही धूमिल नहीं होती, अपितु अपने देश की छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा शीर्षक विधा से संवाद। आपने अब तक अपनी पाठ्यपुस्तकों और अन्य पुस्तकों में बहुत से निबंध पढ़े होंगे और लिखे भी होंगे। निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करते हैं? आइए इस विधा से संबंधित कुछ विचार विमर्श करते हैं। पहला बिंदु, निबंध का शाब्दिक अर्थ है बांधना, यानी नि जमा बंध, अर्थात भली भांति बंधा या गठा हुआ। यह गद्य की वह विधा है जिसमें रचनाकार किसी विषय पर अपने अनुभव, विचार, दृष्टिकोण और भावनाओं को तार्किक, भावनात्मक, क्रमबद्ध और साहित्यिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। एक विधा के रूप में निबंध की कुछ विशेषताओं को इन बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पृष्ठ के निचले भाग में एक आरेख दिया गया है जिसके केंद्र में निबंध तथा उसके चारों ओर उसकी विशेषताएं दी गई हैं। निबंध पहली विशेषता वैयक्तिकता, दूसरी विशेषता विचार प्रधानता एवं भावनात्मकता, तीसरी विशेषता सजीवता, चित्रात्मकता, चौथी विशेषता तार्किकता, पांचवी विशेषता प्रेरणात्मकता, छठी विशेषता संक्षिप्तता और स्पष्टता, सातवीं विशेषता साहित्यिक सौंदर्य, आठवीं विशेषता विषय केंद्रीयता। इन बिंदुओं से संबंधित संदर्भ मैं और मेरा देश निबंध से
खोजकर लिखिए। पृष्ठ संख्या 132। दूसरा बिंदु, क्या कोई भूकंप आया था जिससे दीवार में दरार पड़ गई? बड़े महत्व का प्रश्न है, इस अर्थ में भी कि यह बात को खिलने का, आगे बढ़ने का अवसर देता है, और इस अर्थ में भी कि ठीक समय पर पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में एक अपूर्व आनंद आता है। तो उत्तर यह है आपके प्रश्न का। निबंध के इस अंश को ध्यान से देखिए। इसकी पहली पंक्ति में एक प्रश्न है और बाद के अंश में उसका उत्तर दिया गया है। आपने ध्यान दिया होगा कि यह पूरा निबंध इसी तरह की प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। यह प्रश्नोत्तर या संवादात्मक शैली इस निबंध की संरचना को विशेष बनाती हैं। इसी तरह की और भी अन्य विशेषताएं इस निबंध में से छांटकर लिखिए। पृष्ठ के दाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बालिका चांद से फोन के जरिए बातचीत कर रही है। तीसरा बिंदु, पृष्ठ पर कुछ विषय दिए गए हैं। आप इनमें से किन विषयों पर निबंध लिखना चाहेंगे? कारण सहित लिखिए। पहला विषय, मेरा भारत मेरा गौरव। दूसरा विषय, चांद के साथ गपशप। तीसरा विषय, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। चौथा विषय, गागर में सागर। पांचवा विषय, यथा नाम तथा गुण। छठा विषय, दूध का दूध और पानी का पानी। तीसरा शीर्षक, विषयों से संवाद। पहला उपशीर्षक, चुनाव एवं आपके अनुभव। क्या कोई ऐसी कसौटी भी बनाई जा सकती है जिससे देश के नागरिकों को आधार बनाकर देश की उच्चता और हीनता को हम तोल सकें? रचनाकार के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर है निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया। आपके लिए पहला प्रश्न, जब कोई चुनाव प्रक्रिया आपके क्षेत्र में शुरू होती है तो किस तरह की गतिविधियां होती हैं? दूसरा प्रश्न, जब भी कोई चुनाव हो, ठीक मनुष्य को अपना मत दें। आपके विचार से एक अच्छे उम्मीदवार में क्या-क्या गुण होने चाहिए? पृष्ठ संख्या 133। तीसरा प्रश्न, चुनाव से जुड़ा अपना कोई अनुभव लिखिए। संकेत, विद्यालय में कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव। चौथा प्रश्न, यदि आप किसी सभा, क्लब आदि के चुनाव में उम्मीदवार हों तो आपके क्या-क्या मुद्दे होंगे? दूसरा उपशीर्षक, अधिकार और कर्तव्य। इस निबंध में किसी भी स्वतंत्र देश में नागरिक के अधिकार और उसके कर्तव्य की बात की गई है। आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रारंभिक पृष्ठ पर भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं। उसे पढ़कर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। चौथा शीर्षक, सृजन। पहला उपशीर्षक, हमारा पुस्तकालय। आप अपने विद्यालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय में जाते हैं। हो सकता है आपको कभी कोई पुस्तक फटी हुई मिली हो या उसमें से कुछ पृष्ठ गायब हों अथवा उसमें पेन से निशान लगे हुए हों। आपको बताना है एक, ऐसा होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। 2, ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जा सकता है। 3, आप पुस्तकालय में किन नियमों का पालन करते हैं, उन नियमों का पालन करना क्यों अनिवार्य है, इस पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। दूसरा उपशीर्षक, ब्रेल लिपि में पुस्तकें। आपके विद्यालय में रोचक पुस्तकों का भंडार है, परंतु
आपके दृष्टिबाधित सहपाठी स्वयं पढ़कर इनका आनंद नहीं उठा पाते हैं। प्रधानाध्यापक को ब्रेल लिपि में पुस्तकें मंगवाने के संदर्भ में पत्र लिखिए। तीसरा उपशीर्षक कृतज्ञता ज्ञापन। अपने महान राष्ट्र की पराधीनता के दीन दिनों में जिन लोगों ने अपने रक्त के गौरव के दीप जलाए, देश के विकास में सभी का सहयोग होता है जो सीमा पर तैनात हैं और जो देश के भीतर हैं, जैसे अध्यापक, किसान, श्रमिक, कलाकार, वैज्ञानिक, अभियंता आदि। इन सभी के अमूल्य योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापन तैयार करके लिखिए। पृष्ठ संख्या 134। चौथा उपशीर्षक विज्ञापन। ठीक मनुष्य को अपना मत दें। इस पंक्ति में चुनाव में योग्य उम्मीदवार को चुनने का संदेश दिया गया है। आप भी चुनाव में योग्य उम्मीदवार को चुनने के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित वोटर सेल्फी पॉइंट का चित्र दिया गया है। इस सेल्फी पॉइंट का चित्र लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 से लिया गया है। इसमें सबसे ऊपर स्वीप लिखा है, SVEEP। स्वीप की फुल फॉर्म है S यानी सिस्टमैटिक अर्थात व्यवस्थित, V यानी वोटर्स अर्थात मतदाता, E यानी एजुकेशन अर्थात शिक्षा और दूसरा E यानी इलेक्टोरल अर्थात चुनावी प्रक्रिया, P यानी पार्टिसिपेशन अर्थात प्रतिभाग। आइए अब इस विज्ञापन को पढ़ें। स्वीप मॉडल बूथ, आदर्श मतदान केंद्र, मतदाता जागरूकता अभियान 55 लोकसभा अंबेडकर नगर। वोटर सेल्फी पॉइंट, महिला पुरुष हो या दिव्यांग 100% करेंगे मतदान, कोई मतदाता न छूटे। 25 मई को 100% मतदान, मेरा मतदान लोकतंत्र की जान। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024। पांचवा उपशीर्षक स्वच्छता और आचरण। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? निबंध के इस अंश को पुनः पढ़िए। इस प्रकार के और कौन-कौन से आचरण हो सकते हैं जिनसे देश के सौंदर्य को आघात लगता है? इस विषय पर अपने अभिभावकों, सहपाठियों और शिक्षकों के साथ चर्चा कीजिए। संकेत, ऐतिहासिक या सार्वजनिक स्थानों पर अपना नाम आदि लिखना। पांचवा शीर्षक भाषा से संवाद के अंतर्गत व्याकरण की बात। पृष्ठ के दाईं ओर एक दीवार का चित्र दिया गया है जिसमें दरार पड़ी है। पहला उपशीर्षक संदर्भ में शब्द। दिए गए वाक्यों पर ध्यान दीजिए। पहला वाक्य, एक दिन आनंद की इस दीवार में दरार पड़ गई। दूसरा वाक्य, क्या कोई भूकंप आया था जिससे दीवार में दरार पड़ गई? दीवार में पैदा हुई चटक, तरेड़, फांक, टूटन के लिए दरार शब्द का प्रयोग करते हैं। भूकंप आने पर अथवा किसी भी प्रकार के तोड़-फोड़ का कार्य होने पर भवनों की छतों और दीवारों में दरार पड़ जाती है। इस शब्द का प्रयोग ऐसे भी किया जाता है। पहला वाक्य, वे बहुत अच्छे मित्र थे, न जाने ऐसा क्या हुआ कि उनके संबंधों में दरार पड़ गई। दूसरा वाक्य, भेदभाव की भावना सामाजिक एकता में
दरार डालती है। अब इसी प्रकार गांठ शब्द के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। पहला वाक्य, पर उन दो घटनाओं में वह गांठ इतनी साफ है जो नागरिक और देश को एक साथ बांधती है। दूसरा वाक्य, माला गूंथते समय धागे के एक सिरे पर गांठ बांध दीजिए। पृष्ठ संख्या 135। इसी प्रकार पानी शब्द का प्रयोग समझिए। पहला वाक्य, बहुत प्यास लगी है, पानी दीजिए। दूसरा वाक्य, जब उस लड़के की पुस्तक से पन्ने फाड़ने की बात सामने आई तो वह पानी पानी हो गया। तीसरा वाक्य, इतनी अधिक वर्षा हुई कि चारों ओर पानी पानी हो गया। चौथा वाक्य, अब इनके कामों के बारे में और क्या कहा जाए, इनका तो पानी ही उतर चुका है। आपको इन चारों वाक्यों के रेखांकित अंशों में प्रयुक्त पानी शब्द के प्रयोग एवं विभिन्न स्थलों पर पानी के अर्थगत अंतर यानी अलग अर्थ पर चिंतन करना है। अब अपनी पाठ्य पुस्तक में से ऐसे अन्य शब्द छांटकर लिखिए जो संदर्भ के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हों। दूसरा उपशीर्षक, मिलते जुलते भाव वाले शब्द युग्म। पहला वाक्य, अपने पड़ोस में खेलकर पड़ोसियों की ममता दुलार पा बड़ा हुआ था। इस वाक्य में ममता दुलार पदों को रेखांकित किया गया है। दूसरा वाक्य, इस तरह एक मनुष्य से भरा पूरा नगर बनकर मैं खड़ा हुआ था। इस वाक्य में भरा पूरा पदों को रेखांकित किया गया है। पहले वाक्य में ममता दुलार और दूसरे वाक्य में भरा पूरा शब्द मिलता जुलता भाव दे रहे हैं। ये शब्द युग्म हैं। शब्द युग्म प्रायः दो शब्दों के समूह होते हैं। ये कई प्रकार से बनते और बनाए जाते हैं। कभी अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, कभी उच्चारण की दृष्टि से समान होते हैं, परंतु अर्थ में अंतर होता है। कभी विपरीत भाव भी देते हैं। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से भाषा में सजीवता आती है। आप इस निबंध में से मिलते जुलते अर्थ वाले और पुनरुक्त यानी एक ही शब्द को फिर से कहना शब्द युग्म छांटकर लिखिए। तीसरा उपशीर्षक, शब्दों की कड़ियां यानी श्रृंखला। मैं सोचा करता था कि मेरी मनुष्यता में अब कोई अपूर्णता नहीं रही। दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द अपूर्णता में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग चिह्नित किया गया है। इस प्रयोग को समझकर मंजूषा में दिए गए शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय शब्द पहचान कर लिखिए। मंजूषा में दिए शब्द हैं अलौकिक, निरक्षरता, सम्मानित, अनावश्यक, अपमानित, अभिमानी। पृष्ठ के निचले भाग में एक तालिका दी गई है जिसके 4 कॉलम यानी स्तंभ हैं। पहला शब्द, दूसरा उपसर्ग, तीसरा मूल शब्द, चौथा प्रत्यय। शब्द अपूर्णता, उपसर्ग अ, मूल शब्द पूर्ण, प्रत्यय ता। आपकी पाठ्य पुस्तक के क्या लिखूं पाठ में भी उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग के विषय में जानकारी दी गई है। पृष्ठ संख्या 136। छठा शीर्षक, गतिविधियां। देश मात्र एक भौगोलिक सीमा क्षेत्र नहीं है। इस विषय पर परिचर्चा का आयोजन कीजिए और परिचर्चा में उभरकर आए बिंदुओं की रिपोर्ट तैयार कीजिए। रिपोर्ट को पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण या चार्ट के माध्यम से कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। पृष्ठ पर भाषा संगम से संबंधित एक तालिका दी गई है। भाषा संगम
मैं अपने देश का नागरिक हूं। इस वाक्य में देश शब्द को रेखांकित किया गया है। देश शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची दी गई है। हिंदी भाषा में देश, संस्कृत भाषा में देशः, क्षेत्रम, पंजाबी भाषा में देश, देश, उर्दू भाषा में खित्ता, इलाका, कश्मीरी भाषा में दीश, मुल्क, सिंधी भाषा में देसू, मराठी भाषा में देश, गुजराती भाषा में देश, प्रदेश, कोंकणी भाषा में देश, नेपाली भाषा में देश, मुल्क, राष्ट्र, बांग्ला भाषा में प्रदेश, अंचल, राज्य, असमिया भाषा में देश, राज्य, प्रदेश, मणिपुरी भाषा में लैबाक, मफम, लम, ओडिया भाषा में देश, राज्य, प्रदेश, अंचल, तेलुगु भाषा में प्रदेशमु, तमिल भाषा में इडम, प्रदेशम, मलयालम भाषा में देशम, कन्नड़ भाषा में देश। इनके अतिरिक्त यदि आप देश शब्द को किसी और भाषा में भी जानते हैं तो उस भाषा में भी लिखिए। दिए गए वाक्य को अपनी मातृभाषा में भी लिखिए। मंजूषा के निचले भाग में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का एक वेब लिंक दिया गया है, जिस पर विजिट करके आप विभिन्न भाषाओं में अपना शब्द ज्ञान बढ़ा सकते हैं। लिंक इस प्रकार है: https://shubd.education.in/lexicon.jsp। 7वां शीर्षक झरोखे से। इस निबंध में स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का उल्लेख किया गया है। इसमें नागरिक के कर्तव्य एवं अधिकारों की बात की गई है। अब आप लाला लाजपत राय के कुछ विचारों को पढ़िए। पृष्ठ संख्या 137। पृष्ठ पर मंजूषा में दिए गए विचार हैं: आत्मनिर्भरता। प्रगति का तात्पर्य है स्वतंत्रता की ओर प्रस्थान। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें यही सिखाया है कि जैसे ही तुम में पर निर्भरता पनपती है, स्वतंत्रता पलायन कर जाती है। यदि पर निर्भरता को पूर्ण रूपेण नहीं त्याग सकते तो एक सीमा तक कम तो कर ही सकते हो। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की आदत डालो। किसी को नाराज करने या परेशान करने के इरादे से नहीं, वरन पुरुषार्थ की भावना से ऐसा करो। यूरोप से भारत वापसी पर स्वागत के अवसर पर बंबई, वर्तमान में मुंबई, 20 फरवरी 1920। अधिकारों की रक्षा। हर एक का नैतिक कर्तव्य है कि तन, मन, धन से अपने जन्मसिद्ध अधिकारों की रक्षा करे। मेरी राय में जो ऐसा नहीं करता, अपने नैतिक कर्तव्य से हट जाता है। जितनी जल्दी हम अपनी इस नैतिक जिम्मेदारी को समझ लेंगे, हम स्वराज्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। जेल जाते समय देशवासियों के नाम संदेश, 7 जनवरी 1922। 8वां शीर्षक खोजबीन। निबंध में स्वामी रामतीर्थ के अनुभव का उल्लेख किया गया है। आप अपने पुस्तकालय या इंटरनेट से उनके विषय में सामग्री खोजकर पढ़िए और सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। अभ्यास का एक महत्वपूर्ण बिंदु शब्द संपदा। संचित यानी इकट्ठा किया हुआ, जमा किया हुआ, ढेर लगाया हुआ। मानस यानी मन, चित्त, मन से उत्पन्न, मानसरोवर, रामचरित मानस। तेजस्वी यानी तेज वाला, प्रतापी, शक्तिशाली, प्रभावशाली।
पृष्ठ संख्या 138। ठसक यानी चाल ढाल का बनावटीपन, जिससे रूप, धन आदि का गर्व सूचित होता हो। ऐंठ, शान, नखरा। धनिक यानी धनवान, धनी, स्वामी। रसद यानी अनाज, खाने का सामान, भत्ता, राशन। दाद देना यानी न्यायोचित प्रशंसा करना, न्याय करना। साक्षी यानी गवाही, गवाह का बयान। लांछित यानी दोषयुक्त, कलंकित। हंडिया यानी एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन। सुतली यानी सन या पटसन के रेशों से बटकर बनाई हुई डोरी। चौपाल यानी खुली या छाई हुई मंडपाकार बैठक, जहां गांव के लोग बैठकर पंचायत आदि करते हों। छायादार बड़ा चबूतरा या दालान। सघन यानी घना, गझिन, ठोस। तरेड़ यानी दरार। जीना यानी सीढ़ी, सोपान। पृष्ठ संख्या 139। साथ साथ पढ़ें। निर्मलजीत सिंह सेखों। पृष्ठ के दाईं ओर निर्मलजीत सिंह सेखों का चित्र दिया गया है। निर्मलजीत सिंह सेखों सरदार त्रिलोक सिंह सेखों एवं हरबंस कौर के पुत्र निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को हुआ था। उनका गांव इसवाल पंजाब के लुधियाना के समीप हलवारा एयरफोर्स स्टेशन के पास था। संभवतः इसीलिए वे बचपन से ही वायुयान के प्रति आकर्षित रहे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत के एक प्रसिद्ध योद्धा हरि सिंह नलवा की कहानियों के प्रति उनकी विशेष अनुरक्ति थी। यही नहीं, वे अपने पिता से भी बेहद प्रभावित थे, जिन्होंने भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दी थीं। आसमान से जुड़ी रोमांचक और प्रेरक कहानियों को बेहद उत्साहपूर्वक सुनने वाले निर्मलजीत सिंह ने एक दिन खुद को भी भारतीय वायुसेना से जोड़ने का सपना देखा था। उन्होंने लड़ाकू विमान चालक बनने का दृढ़ निश्चय बचपन में ही कर लिया था। निर्मलजीत ने लुधियाना के समीप अजितसर मोहे में स्थित खालसा हाई स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की तथा मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। उन्होंने सन 1962 में दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में दाखिला लिया। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी में कैडेट रहते हुए निर्मलजीत ने एरो मॉडलिंग में अपनी गहरी रुचि प्रदर्शित की। हालांकि 1965 के युद्ध के बाद उन्होंने भारतीय वायुसेना में शामिल होने के अपने सपने को साकार करने के लिए बीच में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। अनेक बाधाओं के बावजूद निर्मलजीत सिंह सेखों की आकांक्षा जल्द ही पूरी हो गई। 4 जून 1967 को उन्हें भारतीय वायुसेना में नियुक्ति मिल गई। चूंकि वे बहुत लंबी कदकाठी के थे, इसलिए उनके लिए छोटे लड़ाकू विमान नेट में बैठना असहज था। हालांकि जल्द ही वे इन लड़ाकू विमानों नेट्स को उड़ाने में सिद्धहस्त हो गए। अपने उदार एवं मैत्रीपूर्ण स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले निर्मलजीत सिंह को सभी प्यार से भाई कहकर पुकारते थे। अक्टूबर 1968 में वे फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में फ्लाइंग बुलेट्स कही जाने वाली संख्या 18 स्क्वाड्रन में शामिल हो गए। पृष्ठ संख्या 140।
आसमान की सुरक्षा। पृष्ठ के ऊपरी भाग में लड़ाकू विमान का चित्र दिया गया है। आसमान की सुरक्षा। 1971 में पाकिस्तान ने भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में हवाई हमले द्वारा युद्ध छेड़ दिया। कई हवाई क्षेत्र पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों के शिकार हो गए। भारत श्रीनगर में हवाई सुरक्षा के लिए किसी एयरक्राफ्ट को नहीं रख सकता था, क्योंकि इस संबंध में 1948 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। लेकिन युद्ध के कारण कश्मीर घाटी की सुरक्षा के लिए श्रीनगर में नेट स्क्वाड्रन टुकड़ी को रखा गया था। ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में निर्मलजीत सिंह सेखों इस टुकड़ी में शामिल हुए। उन्होंने जल्द ही अपने को भयानक ठंड के अनुकूल ढाल लिया और निर्भीकता पूर्वक पाकिस्तानी वायुसेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। 14 दिसंबर को पेशावर हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले पाकिस्तानी वायुसेना के F-86 सेबर जेट फाइटर ने श्रीनगर हवाई क्षेत्र पर हमला शुरू कर दिया। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों उस वक्त मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर तैनात थे। पाकिस्तानी विमान चालकों द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों ने सेखों को अपनी असाधारण वीरता प्रदर्शित करने का अवसर दिया। अपनी जान की परवाह किए बगैर वे नेट एयरक्राफ्ट लेकर उड़ पड़े। प्रारंभ से ही दिखाई दे रहा था कि परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं हैं, लेकिन इस विषम परिस्थिति में भी वे असफल नहीं हुए और उन्होंने दुश्मन को आसमान में ही एक भयंकर युद्ध में घेरना शुरू कर दिया। अपने नेट एयरक्राफ्ट का कुशलतापूर्वक संचालन करते हुए निर्मलजीत सिंह सेखों ने 6 पाकिस्तानी सेबर फाइटर एयरक्राफ्ट को मार्ग में रोक दिया। उन्होंने इन लड़ाकू विमानों पर आक्रमण किया तथा ज्यादातर को नष्ट कर दिया। अपने फौलादी संकल्प के बारे में कॉम्बैट एयर पेट्रोल CAP कंट्रोल रूम को बताते हुए उन्होंने कहा, मैं 2 सेबर फाइटर एयरक्राफ्ट के पीछे लगा हूं, मैं उन्हें भागने नहीं दूंगा। सेखों भले ही भयानक परिस्थितियों में लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी वायुसेना को भारी क्षति पहुंचाई। अपनी योग्यता पर पूर्ण विश्वास रखने वाले निर्मलजीत सिंह ने आकाश में आखिरी दम तक वीरतापूर्वक युद्ध किया। उनके निर्भीक हवाई युद्ध ने शत्रु चालकों के इरादों पर सेंध लगा दी, जिसके कारण वे कश्मीर में कोई विशिष्ट सफलता प्राप्त न कर सके। पृष्ठ संख्या 141। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों की उम्र मात्र 26 वर्ष थी जब उन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। वे अपने पीछे अपनी पत्नी मंजीत सेखों को छोड़ गए, जिनसे उनका विवाह महज 10 माह पूर्व ही हुआ था। बाद में उनका पुनर्विवाह हो गया। भारतीय वायुसेना के वे एकमात्र नायक हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जो लोग हवाई युद्ध कौशल में प्रवीण होना चाहते हैं, उनके लिए फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का अभूतपूर्व उड़ान कौशल तथा विषम से विषम परिस्थितियों में भी किए गए असाधारण कार्य प्रेरणा के स्रोत हैं। 7 अक्टूबर 1982 को भारतीय वायुसेना की 50वीं वर्षगांठ पर सेना के डाक विभाग ने फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के सम्मान में एक विशेष डाक आवरण जारी किया था। सन 2000 में 50वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा आपके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। पंजाब के लुधियाना जिला न्यायालय के प्रांगण तथा एयरफोर्स म्यूजियम पालम नई दिल्ली में
नेट एयरक्राफ्ट के साथ इनकी प्रतिमा लगाई गई है। चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म हिंदुस्तान की कसम 1973 भारतीय वायुसेना के 1971 के युद्ध के गौरवशाली अध्याय पर आधारित है। स्रोत वीर गाथा, परमवीर चक्र विजेताओं की कहानियां, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। पृष्ठ के निचले भाग में बीचों बीच एयरफोर्स म्यूजियम, पालम, नई दिल्ली में स्थापित नेट एयरक्राफ्ट के साथ फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की प्रतिमा का चित्र दिया गया है। पृष्ठ के निचले भाग में सेना के डाक विभाग द्वारा निर्मलजीत सिंह सेखों के सम्मान में जारी एक विशेष डाक आवरण का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 142 प्रशस्ति पत्र फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों 10,877 फ्लाइंग ब्रांच पायलट। पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर परमवीर चक्र का चित्र दिया गया है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों श्रीनगर में स्थित नेट डिटैचमेंट के पायलट थे, जहां उन्हें पाकिस्तानी हवाई हमले से घाटी की रक्षा करनी थी। युद्ध के शुरुआती दौर से ही वे और उनके सहयोगी पाकिस्तानी विमानों द्वारा एक के बाद एक हो रहे तूफानी हमलों का बहादुरी और दृढ़ता से सामना करते हुए नेट एयरक्राफ्ट की उत्तम साख को कायम रखे हुए थे। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर हवाई पट्टी पर दुश्मन के 6 सेबर एयरक्राफ्ट के एक दल द्वारा हमला किया गया था। उस समय फ्लाइंग ऑफिसर सेखों रेडीनेस ड्यूटी पर थे। तत्काल ही दुश्मन के कम से कम 6 लड़ाकू विमान ऊपर मंडराने लगे और हवाई पट्टी पर ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी। इस हमले के दौरान जानलेवा खतरे के बावजूद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने उड़ान भरी और तुरंत ही 2 हमलावर सेबर फाइटर एयरक्राफ्ट को युद्ध में उलझा लिया। इस लड़ाई में यह हुआ कि उन्होंने एक एयरक्राफ्ट को मार गिराया तथा दूसरे को आग के हवाले कर दिया। इतने में दूसरे सेबर लड़ाकू विमान संकट में फंसे अपने साथियों की सहायता के लिए आ गए और उन्होंने फिर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के नेट एयरक्राफ्ट को घेर लिया। इस बार एक के पीछे 4 थे। हालांकि बराबरी की टक्कर न होते हुए भी फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अकेले ही दुश्मनों को पूरी टक्कर दी। इस लड़ाई में, जो कि एक वृक्ष जितनी ऊंचाई पर लड़ी जा रही थी, सेखों ने अपनी पूरी वीरता दिखाई, लेकिन अंत में अधिक संख्या ने उन्हें मात दे दी। उनका विमान गिरकर ध्वस्त हो गया और वे वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसे समय में जब मृत्यु निश्चित थी, फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने सर्वोच्च वीरता, हवाई रणकौशल और असाधारण संकल्प का परिचय अपने निहित कर्तव्यों से भी ऊपर उठकर देते हुए वायुसेना की परंपराओं को नई ऊंचाइयां दी। गैजेट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन संख्या 7 प्रेसी/72। यह अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 9 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गंगा। वाचन स्वर डॉक्टर विनोद प्रसून। ध्वनियांकन मंजू कुमारी। संपादन जगबंधु जाना। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।